8:10 पर टेक ऑफ, 8:46 पर क्रैश। इन 36 मिनटों में क्या हुआ? अजित पवार के विमान का बारामती से पहला कांटेक्ट 8:18 पर हुआ। 8:18 से 8:46 के बीच के 28 मिनट में क्या हुआ? अजित पवार के विमान को 8:43 पर बारामती हवाई अड्डे के रनवे नंबर 11 पर लैंड कराने की क्लियरेंस मिली। एटीसी को विमान के भीतर से लैंडिंग क्लियरेंस पर कोई रीड बैक क्यों नहीं मिला? 8:43 से 8:46 के आखिर के 3 मिनटों में विमान के साथ ऐसा क्या हुआ कि रनवे पर उतरने से पहले ही वो क्रैश कर गया? यह हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है। गौर से देखिए, स्क्रीन पर 28 जनवरी की तारीख और सुबह के 8:45 का यह फ्रेम दिख रहा है। अभी तक सीसीटीवी फुटेज में सब नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 8:46 पर पहुंची, ठीक उसी वक्त सामने की ओर से एक तेज धमाका हुआ और आसमान में कई फीट ऊपर तक आग का गुबार दिखाई दिया। इसके बाद जो भयावह तस्वीरें आई वो आपके सामने हैं। इस प्लेन क्रैश में कोई नहीं जिंदा बचा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के पीएसओ विदित जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन सांभवी पाठक, ये पांचों इस हादसे में मारे गए। अब सवाल है कि जिस विमान के पायलट को 15,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिस विमान के को पायलट को 1500 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, उनके रहते अजित पवार का विमान क्रैश कैसे हुआ? क्या प्लेन में अचानक कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था या फिर कुछ और हुआ जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस में 8:10 से 8:46 के बीच की मिनट टू मिनट टाइमलाइन देखनी होगी। अजित पवार जिस लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट में सवार थे, उसने मुंबई से बारामती के लिए टेक ऑफ करने के बाद बारामती एटीसी से पहला कांटेक्ट सुबह 8:18 पर किया। विमान ने दूसरा कॉल 30 नॉटिकल माइल्स पहले, यानी जब विमान बारामती से 56 किलोमीटर की दूरी पर था, उस वक्त किया। इसके जवाब में विमान को पुणे अप्रोच ने रिलीज कर दिया और पायलट को अपने विवेक के मुताबिक विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस यानी दृश्य मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिसेंट करने की यानी नीचे उतारने की सलाह दी गई। इसके बाद जब विमान के क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। इसके बाद विमान ने बारामती के रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच होने की रिपोर्ट दी, लेकिन क्रू को रनवे नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए पहले अप्रोच में उन्होंने गो अराउंड किया। इस गो अराउंड को फ्लाइट रेडार के इस नक्शे में देखिए। विमान ने रनवे 11 की ओर अप्रोच किया, लेकिन वो फिर से आसमान में उड़ गया। ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए पहले गो अराउंड का मतलब समझिए। गो अराउंड एक सुरक्षित, सामान्य और ऑथराइज्ड प्रक्रिया है जिसमें पायलट लैंडिंग अप्रोच को बीच में ही रोक देता है। यह आमतौर पर खराब विजिबिलिटी, रनवे पर ट्रैफिक होने या लैंडिंग अप्रोच के अनस्टेबल पैरामीटर्स के कारण किया जाता है। इसमें विमान को फिर से सुरक्षित ऊंचाई तक चढ़ाया जाता है ताकि दोबारा लैंडिंग की कोशिश की जा सके। यह एक प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मैनूवर होता है जिसका मकसद लैंडिंग के बजाय सेफ्टी पर होता है। किसी भी विमान में गो अराउंड की इस प्रक्रिया को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह भी एक लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट ही है। ध्यान से देखिए, विमान रनवे की ओर अप्रोच करते ही सीधे लैंड नहीं करता, बल्कि दोबारा से टेक ऑफ करने लगता है। विमान की इसी प्रक्रिया को गो अराउंड कहते हैं। अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसने भी बिल्कुल ऐसे ही गो अराउंड किया था, जैसा कि आप फ्लाइट रेडार के इस वीडियो में देख सकते हैं। मगर दूसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश करते हुए अचानक इस विमान का संपर्क एटीसी बारामती से टूट जाता है। और इन चंद सेकंड से ठीक पहले क्या हुआ, अब ये देखिए।
गो अराउंड के बाद विमान से उसकी स्थिति पूछी गई और प्लेन में सवार क्रू ने फिर से रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर होने की सूचना दी। जब प्लेन के क्रू को रनवे दिखाई दे रहा है या नहीं, इस पर रिपोर्ट करने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, फिलहाल रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने पर कॉल करेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद क्रू ने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है। इसके बाद एटीसी की ओर से विमान को 8:43 पर रनवे 11 पर लैंड करने की अनुमति दी गई, लेकिन विमान के भीतर से लैंडिंग क्लियरेंस का कोई रीडबैक नहीं दिया गया। और इसके चंद मिनट के बाद अजित पवार का विमान क्रैश कर गया। इतना तेज धमाका हुआ कि आग की लपटें कई फीट ऊपर तक दिखाई दी। जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजित दादा अभी हमारे साथ नहीं है। जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या खराब मौसम की वजह से अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ? क्या विमान में अचानक कोई टेक्निकल फॉल्ट आई या फिर क्रैश होने की वजह वो स्पॉट है जहां विमान को लैंड करना था? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले बारामती एयरपोर्ट के टेरेन को समझना होगा, क्योंकि रनवे नंबर 11 विजिबल होने के बावजूद यहां तक पहुंचने से पहले ही कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी कल्पना विमान के क्रू ने नहीं की थी। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस पूरे हादसे के पीछे एक संभवतः एक बड़ी वजह हो सकती है कि जहां पर एयर स्ट्रिप बना हुआ है ये ऊंचाई पर बना हुआ है। एयर स्ट्रिप जो है जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। यहां से अगर देखें तो जमीन काफी ज्यादा नीचे, अगर आप आम लोगों को देखेंगे तो आम लोग काफी ज्यादा नीचे है और इस ऊंचाई पर इस एयर स्ट्रिप को बनाया गया था। और यही वजह है कि इस एयर स्ट्रिप को कहा जाता है कि ये बेहद डिफिकल्ट एयरफील्ड है, यानी यहाँ पर प्लेन उड़ाना बेहद मुश्किल भरा होता है, चुनौती भरा होता है। और जब हादसे के दौरान भी, अब चूंकि ठंडी का समय चल रहा है, विजिबिलिटी महज 3000 मीटर थी, तो ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा चैलेंजेस थे इस पायलट के सामने। और यही वजह है कि, और देखिए जहां पर रनवे खत्म होता है, यहां अगर आप देखेंगे सामने से, मैं आपको हिस्सा दिखाऊंगा, देखिए किस तरह से अब ये सीधे सीधे सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इतनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा था, लेकिन अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें, इस तरह से ये स्ट्रिप नजर आ रहा है, ये जमीन से काफी ज्यादा नीचे नजर आ रहा है। और ये ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर जजमेंट करने में काफी ज्यादा मुश्किल आई, परेशानी आई पायलट को। यही वजह कि यहाँ पर अगर आप देखिए किस तरह से सीधा इस रनवे पर आने के बजाय नीचे वो जो हिस्सा है, जो नीचे ढलान की तरफ हिस्सा है, वहां पर जाकर पूरा प्लेन टकरा गया और जोरदार धमाका हुआ। तो हादसे के दौरान कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ, रीडबैक का मैसेज क्यों नहीं दिया गया पायलट की तरफ से? क्या तकनीकी कोई खराबी थी या फिर अन्य कोई वजह थी? और अभी जो समझ में आ रहा है, जो प्राथमिक जांच के दौरान समझ में आ रहा है कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। यहाँ पर महज 3000 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पर थी और यही वजह है कि इस तरह से यहाँ पर ये हादसा हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवेज हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसी पहाड़ी इलाके में समतल की गई जमीन पर बने रनवे को टेबल टॉप रनवे कहते हैं, और जिनके सिरों पर गहरी ढलान होती है, ऐसे रनवे पायलट को गलती की बहुत कम गुंजाइश देते हैं। ये रनवे अक्सर ऐसा दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं जिससे एयर स्ट्रिप वास्तविक दूरी से अधिक नजदीक दिखाई देती है।
इसलिए टेबल टॉप रनवे पर पायलट को लैंडिंग के वक्त पैदा होने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन इफेक्ट यानी दृष्टि भ्रम को लेकर हमेशा सचेत रहना होता है। करीब 3 दशक पुराने बारामती एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल प्लेन नहीं उतरते हैं, बल्कि इसे पायलट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेवल या वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही लैंडिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एयरपोर्ट समुद्र लेवल से 604 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एयरपोर्ट का रनवे 11 और रनवे 29 1770 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, जिससे दोनों सिरों पर टर्निंग पैड हैं। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से तो अजित पवार का प्लेन क्रैश नहीं हुआ। सुनिए चश्मदीद ने क्या बताया। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें अजित दादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था, लेकिन उनके साथ मौजूद कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओ शिट, ओ शिट। अब सवाल है कि अगर कैप्टन सांभवी पाठक ने आखिरी सेकंड में ओ शिट कहा, तो क्या लैंडिंग से ठीक पहले कुछ हुआ? अब हम आपको टॉप एंगल से समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ होगा। इस वक्त हम बारामती एयरपोर्ट के उसी रनवे पर है जिस रनवे पर लैंड करना था अजीत पवार के विमान को। सामने जो आप एयर स्ट्रिप देख रहे हैं, ये है रनवे नंबर 11। इसी जगह पर अजीत पवार के प्लेन को लैंड करना था। मुंबई से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही उनका विमान बारामती एयरफील्ड में आया, उसके बाद यहाँ के एटीसी से संपर्क किया गया। एटीसी के उस दौरान एटीसी ने कहा, पायलट से पूछा कि आप बताइए वहां की स्थिति क्या है। तब पायलट की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर ये जो वातावरण था, यहाँ पर हवा शांत थी, साथ ही में विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर थी, यानी काफी कम विजिबिलिटी थी। और इसी विजिबिलिटी के बाद एटीसी की तरफ से कहा गया कि आप एक गो अराउंड करके आइए, यानी जिस जगह हम आप ये जो पूरा एयरफील्ड देख रहे हैं, इस एयरस्ट्रिप पर तुरंत लैंड करने के बजाय यहाँ पर एक चक्कर लगाया जाए। तो लैंड करने के बाद एटीसी के आदेश के बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर पायलट ने एक गो अराउंड किया, यानी यहाँ के एक चक्कर लगाए। इसके बाद 8:43 पर दोबारा एटीसी की तरफ से पूछा गया कि अब क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है। तब पायलट की तरफ से कहा गया कि हाँ, रनवे दिखाई दे रहा है। रनवे दिखाई देने की जानकारी देने के बाद एटीसी ने लैंड करने की अनुमति दी। अनुमति मिलने के बाद ये जो मैसेज दिया गया था 8:43 पर दिया गया, और इसके बाद रीड बैक मैसेज नहीं आया, और यही सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई। यहाँ आप सामने देखिए जरा कि किस तरह से रीड बैक मैसेज नहीं है। उसके महज 1 मिनट बाद यहाँ पर ये हादसा हो गया। तो रनवे आपको हम दिखा रहे कि यहाँ से करीब 50 कदम रनवे आपने देखे, यहाँ से चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करीब 15 कदमों के बाद आप जो है यहाँ सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से यहाँ पर यह ढलान इलाका है। यहाँ पर सीधे इस रनवे पर लैंड करने के बजाय जो विमान था वो सीधे ये जो ढलान है
उस ढलान पर जाकर टकरा गया। सामने आप मलबा देखिए, यानी अंतर बहुत ही कम था रनवे से। अगर जिस जगह यह हादसा हुआ यहां पर अगर देखें तो कम से कम करीब 20 मीटर से ज्यादा यह अंतर नहीं है, लेकिन 20 मीटर पहले ही ये जो विमान है ये नीचे नोज डाइव की तरह टकरा गया। यानी जो कहा गया था कि यहां पर उस समय विजिबिलिटी काफी कम थी, यहां धुंधला वातावरण था, संभवतः पायलट को यह समझ में नहीं आया होगा कि उसे कहां लैंड करना है। चूंकि पहले कहा गया रनवे दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पूरे परिसर में फॉग बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि पायलट जो है रनवे पर आने के बजाय सीधे नोज डाइव हुआ। यानी देखिए ये जो प्लेन होता है उसका सीधे नोज डाइव हुआ है, तो सीधे इस पोजीशन में आकर जो है विमान है वो इस जगह पर टकराया और यही वजह है कि हादसे के तत्काल बाद यहां पर बड़े पैमाने पर धमाका हुआ। संभवतः उस दौरान विमान में बड़े पैमाने पर फ्यूल था और यही वजह है कि आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। और अभी भी आप देखेंगे तो आसपास काफी ज्यादा यहाँ पर उस दौरान इस विमान के भीतर जो पन्ने थे वो पन्ने बिखरे हुए हैं। अब इस विमान का सिर्फ पिछला जो हिस्सा आप देखेंगे, टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ टेल पोर्शन बचा हुआ है। मध्य और आगे का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। दुर्घटना में शामिल चार्टर कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का सितंबर 2023 में मुंबई में भी एक विमान हादसा हुआ था। उस घटना की जांच रिपोर्ट को एएआईबी अब तक अंतिम रूप नहीं दे पाई है, जबकि उसे हुए 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। और अब बारामती के प्लेन क्रैश के बाद इस कंपनी के ओनर वीके सिंह ने हादसे का पूरा ठीकरा पायलट के कंधों पर ही डाल दिया है। ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach. After which, again, he tried to make an attempt from runway 11. मैं अंदाजन 8 और 8:30 8 और 9:15 के बीच में हुआ है। आपके पास कॉल आया थोड़ा? मेरे पास जब कॉल आया जब कि एयरक्राफ्ट इज क्रैश लैंडेड, तो उसके बाद there was no one to whom I could contact. इस बीच प्लेन के पायलट को लेकर एक खबर ये आई है कि कैप्टन सुमित का अतीत शराब और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से भरा रहा है। 13 मार्च 2010 को एक फ्लाइट से ठीक पहले केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। अप्रैल 2017 को वो दोबारा शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचे और पकड़े गए थे। दूसरी बार पकड़े जाने के बाद डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाया और एक आधिकारिक आदेश जारी कर उन्हें 3 साल के लिए निलंबित भी किया था। अब सवाल ये है कि बारामती में इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ? इसके एग्जैक्ट कारणों का पता ब्लैक बॉक्स के डेटा से ही मालूम चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान का एक पॉलिटिकल क्लास ऐसा भी है जो अब इस दुखद हादसे में अपनी सियासी रोटियां सेकने लगा है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक हर कोई अब इस दुखद हादसे के बहाने सरकार को घेरने लगी है। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but we were very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। सोचिए, एक तरफ शरद पवार हैं जो अपने भतीजे की दुखद मौत से टूट चुके हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। शरद पवार खुद कह रहे हैं कि ये एक दुखद हादसा है, कोई साजिश नहीं है। देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज
हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। लेकिन कुछ सियासी पार्टियां इस दुखद हादसे पर भी राजनीति का मौका नहीं छोड़ रही हैं। अजित पवार की यूं अचानक चले जाने से सिर्फ उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा है, सिर्फ उनके चाहने वालों का रो रो कर बुरा हाल नहीं है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आज हर किसी की आंखें नम है। आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। इस तरह के हादसे हाँ, बिल्कुल इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। आज सबके पास शब्दों की कमी पड़ गई है। नरेंद्र मोदी हो, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अब अजीत दादा उनके बीच नहीं है। उनके जाने की वजह क्या रही, हादसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, आखिरी मिनटों में क्या क्या हुआ, ये सारे राज ब्लैक बॉक्स में हैं। जांच शुरू हो गई है।